बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 15 जुलाई 2023। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत हेडलाइन के साथ करते हैं। तो बात करते हैं कि बिहार के सरकारी स्कूलों की किताब में छापा उल्टा तिरंगा, फिर मचा बवाल। किशनगंज के सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने किशनगंज में एम्स की स्थापना की मांग को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। चावल को लेकर के आई है बुरी खबर। दुनिया में चावल की कीमतों में तेजी वृद्धि को देखते हुए अब केंद्र सरकार लेगी बड़ा फैसला। बिहार के सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बनेगा एक एक पुल। मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड के लिए 437 करोड़ मंजूर। बिहार में एक दिन में 68,000 स्कूलों का निरीक्षण। के पाठक ने 2 स्कूलों की टीचर समेत पूरे स्टाफ का वेतन रोका। बिजली कड़कने पर क्यों दी जाती है मोबाइल यूज ना करने की सलाह, बिजली गिरने से क्या है संबंध, आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। पटना हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, के पाठक के खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश। जानिए क्या है पूरा मामला। पूर्व सीएम राबड़ी देवी का बीजेपी पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी नौटंकी पार्टी है, सिर्फ नौटंकी करती है। दोस्तों अब खबर विस्तार से। तो विस्तार से बात करते हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पर बिहार के साथ सौतेले व्यवहार करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, आपको बता दें कि बृहस्पतिवार को कहा है कि केंद्र की मौजूदा सरकार बिहार और बिहारियों से नफरत करती है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ सौतेले व्यवहार कर रहा है। बिहार लंबे समय से विशेष राज्य का पैकेज की मांग कर रहा है, लेकिन केंद्र ने इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया है। भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को बिहार और बिहारियों से नफरत है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अगर हमें विशेष राज्य का दर्जा मिलता तो हम और अधिक तेजी से प्रगति करेंगे और जल्द ही देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा मार्च के दौरान भाजपा के एक नेता के जान जाने को लेकर के सरकार का दावा है कि जिसकी जान गई है वह गिरने की वजह से जान गई है, ना कि पुलिस के डंडे की वजह से। इधर भाजपा इसे हत्या करार दे रही है। यह सरकार का दावा है कि प्रदर्शनकारियों को प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने से रोकने के लिए पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके उसे तितर बितर किया गया। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि इस बीच सूचना मिली कि जहानाबाद में एक व्यक्ति की पीएमसीएच में जान चली गई है। उनके साथ ही भरत प्रसाद चंद्रवंशी जो जहानाबाद के निजामुद्दीन के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया है कि वे लोग कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे भी नहीं थे कि पता चला है कि वहां भगदड़ मच गई और बहुत से लोग इधर उधर भागने लगे, वापस भागने लगे। इस बीच विजय सिंह बेहोश होकर के गिर गए। चंद्रवंशी के मुताबिक हम लोग उन्हें तुरंत तारा हॉस्पिटल ले गए, फिर वहां से उन्हें एम्बुलेंस द्वारा पीएमसीएच ले जाया गया, जहां थोड़ी देर बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। दोस्तों बात करते हैं कि पूरे बिहार में एक लौते कांग्रेस के किशनगंज से सांसद डॉक्टर जावेद आजाद ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया से देहरादून में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर परामर्शदायी समिति के आयोजन बैठक के दौरान किशनगंज में एम्स की स्थापना की मांग की है। आपको बता दें कि सीमांचल में स्वास्थ्य सेवा और सुविधाओं को देखते हुए केंद्र सरकार की ओर से उच्च गुणवत्ता वाले अस्पताल के तौर पर किशनगंज में एम्स निर्माण से सीमांचल क्षेत्र के अंतर्गत किशनगंज, पूर्णिया, अररिया और कटिहार जिले सहित पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग जिलों के केंद्र में किशनगंज में एम्स निर्माण के से लगभग 10 जिलों के गरीब एवं गंभीर मरीजों को काफ़ी लाभ मिलेगा और किशनगंज में भूमिगत जल की सैंपल जांच रिपोर्ट में यूरेनियम और आर्सेनिक जैसे विषैले तत्वों की उपलब्धता पर सांसद ने चिंता जताते हुए किशनगंज में एम्स और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग को लेकर के सदन में प्रमुखता से आवाज उठाती है। दोस्तों बात करते हैं कि उत्तर बिहार में बाढ़ से अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में हाई डैम का निर्माण जरूरी है। भारत और नेपाल के बीच इस मुद्दे पर 2004 में ही एक समझौता हुआ और उसी साल नेपाल में दोनों देशों का संयुक्त कार्यालय भी खुल गया था, लेकिन उसके बाद धरातल पर कोई भी खास प्रगति नहीं हो पाई है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है जिसे भारत और नेपाल सरकार के सहयोग से ही
आगे बढ़ाया जा सकता है। बिहार सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि इस दिशा में प्रगति हो। ये बात बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने गुरुवार को बिहार विधान परिषद में विधान पार्षद डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा किशनगंज तथा अररिया में बाढ़ के अस्थायी निदान को लेकर के पूछे गए सवाल के जवाब में कही है। उन्होंने कहा है कि अररिया और किशनगंज सहित 4 जिलों के लिए कोसी मेची नदी जोड़ योजना वरदान साबित होगी। इसे राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करने के लिए 60% केंद्रांश, 30% केंद्रीय ऋण, 10% राज्यांश के फंडिंग पैटर्न पर सहमति दी जा चुकी है। दोस्तों, अब खबर बिहार के जमुई जिला से सामने आ रही है, जहां वज्रपात की चपेट में आने से पति पत्नी समेत 3 लोगों की दर्दनाक जान चली गई है। जहां सदर थाना क्षेत्र के हरला गांव में गुरुवार की देर शाम खेत में काम करने के दौरान वज्रपात की चपेट में आने से पति पत्नी की जान चली गई, मौके पर ही जान चली गई। जबकि चकाई प्रखंड क्षेत्र में भी वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की जान गई है। दरअसल बिहार में मानसून की दस्तक के साथ ही वज्रपात की चपेट में आने से लोगों की जान जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। जब मौसम विभाग की तरफ से जारी अलर्ट के बावजूद भी बारिश के दौरान लोग सतर्कता नहीं बरत रहे हैं, जिसके कारण असमय ही लोगों की जान चली जा रही है। खेत में काम कर रहे पति पत्नी पर आसमानी कहर टूट पड़ा। दोस्तों, सब्जियों की कीमत आसमान छू रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो बात करते हैं कि बारिश की वजह से हरी सब्जियों के दाम में जबरदस्त उछाल आया है। मिर्च, टमाटर और अदरक ही नहीं बल्कि हर हरी सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं। मिर्ची और टमाटर के दाम में तो कई गुना उछाल आ गया है। सभी तरह की हरी सब्जियों की रेट में 4 से 5 गुना वृद्धि हुई है। टमाटर 160 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है। हरी मिर्च 200 से 250 रुपए किलो बिक रही है। वहीं पर पहले प्रचंड धूप होने की वजह से सब्जी के पेड़ खराब हो गए हैं। सब्जी की पैदावार कम हो रही है। जहां 1 क्विंटल सब्जी खेत से रोजाना निकलती थी, अब मुश्किल से 2 से 4 किलो ही निकल रही है। अभी जो बारिश हुई है उसमें फसलें सुधारने की उम्मीद है। जी हाँ, लेकिन अगर भीषण बारिश होने लगी तो फिर उसमें भी किसानों को भारी नुकसान है। लगभग सभी किसानों के साथ यही समस्या बनी हुई है। भिंडी, तरोई भी 40 से 50 रुपए किलो बिक रही है। एक छोटी लौकी 40 रुपए में मिल रही है। बैगन 50 रुपए, बोरो 80 रुपए, नेनुआ परवल 70 से 80 रुपए, करेला खीर 60 रुपए, फूल गोभी 80 रुपए से 100 रुपए और धनिया का पत्ता 200 रुपए, शिमला मिर्च 150 रुपए किलो भाव से बिक रहा है। लोगों का बजट बिगड़ गया है। लोग हरी सब्जी की जगह आलू से काम चला रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार समेत पूरे देश में टमाटर के भाव आसमान छू रहे हैं। जब भारत में लगातार बढ़ रहे टमाटर की कीमत से नेपाल के सीमावर्ती इलाके सटे जिलों के लोग चीन के टमाटर का स्वाद चखने लगे हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर के आसमान टमाटर की तस्करी हो रही है। जहाँ कैरेट में भरकर के नो मैंस लैंड के रास्ते सीमांचल के इलाकों में लगातार चीन का टमाटर ला करके खपाया जा रहा है। नेपाल में चाइनीज टमाटर की कीमत नेपाली 100 रुपये में 5 किलो है, जबकि पूर्णिया किशनगंज की मंडी में अच्छी क्वालिटी के टमाटर की कीमत 100 से 150 रुपये किलो बिक रहा है, जो भारत में 100 रुपये किलो तक बिक जाता है। इसको लेकर के इंडो नेपाल बॉर्डर अररिया जिले के फुलकाहा बॉर्डर के समीप ड्यूटी पर तैनात एसएसबी के जवानों ने बताया है कि टमाटर की बढ़ती कीमत के साथ ही सीमाई इलाके पर पैनी नजर रखी जा रही है। नोमैंस लैंड एरिया पर भी सख्ती बढ़ती जा रही है। दरअसल भारतीय क्षेत्र में रोज बढ़ रही टमाटर की कीमत के कारण चीन लगातार नेपाल में टमाटर की खेप भेज रहा है। दोस्तों, इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है पटना के गर्दनीबाग में, जहां 11 जुलाई को शिक्षकों के हुए धरना प्रदर्शन के बाद शिक्षा विभाग एक्शन में आ गया है। जहां शिक्षकों के धरना प्रदर्शन के बाद अब शिक्षा विभाग ने शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जो भी टीचर धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन्हें चिन्हित करके तुरंत रिपोर्ट भेजें। इस मामले में शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो शिक्षक धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे उन्हें चिन्हित करके आज 3 बजे तक पूरे मामले में रिपोर्ट भेजें। पत्र में यह भी कहा गया है कि आज अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग द्वारा पूरे मामले की समीक्षा की जाएगी। गौरतलब है कि 11 जुलाई को बड़ी संख्या में शिक्षकों ने पटना के गर्दनीबाग में कई मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन किया था और जमकर के हंगामा किया था। जब शिक्षकों के इस प्रदर्शन के बाद से ही शिक्षा विभाग एक्शन में आया। जब शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि बिहार में डोमिसाइल नीति को फिर से लागू किया जाना चाहिए। शिक्षकों की कई मांगे हैं। जब शिक्षकों की मांग है कि साल 2020 के विधानसभा चुनाव के वक्त बिना शर्त नियोजित शिक्षकों के राज्य कर्मियों का दर्जा देने का वादा किया गया था, लिहाजा उसे पूरा किया जाए। दोस्तों, बात करते हैं कि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि ये सरकार की
थोथी दलील है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जो हैं, उनका ट्वीट देख लीजिए। उन्होंने कहा था कि हमारे राजद के कार्यकर्ताओं को लोगों ने पीटा था, हमारी सरकार आएगी तो फिर इसका बदला हम लेंगे। तो उन्होंने अपना बदला ले लिया। ये बातें बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय संरक्षक जीतन राम मांझी ने कही है। दरअसल राजधानी पटना में गुरुवार को भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर डाक बंगला चौराहे पर जमकर के लाठीचार्ज किया गया था। इस लाठीचार्ज में भाजपा के कई कार्यकर्ता चोटें हुए थे। वही भाजपा का आरोप है कि पुलिस के लाठीचार्ज की वजह से उनके एक प्रदेश महामंत्री की जान गई है। इन्हीं बातों को लेकर के जीतन राम मांझी ने भी सरकार पर गहरा आरोप लगाया है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि भाजपा नेताओं पर कार्रवाई तेजस्वी यादव की तरफ से बदला लेने के लिए करवाया गया है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा था कि उनके कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हुई है और अब उनका सरकार आएगा तो फिर वे भी इसका जवाब देंगे, जिसके बाद ये लाठीचार्ज की गई है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि पुलिस को जब सिग्रीवाल जी बोल रहे थे तो वे सांसद हैं, तब भी उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया। अगर उनके सुरक्षाकर्मी बीच में दखल अंदाजी नहीं करते तो फिर उनकी भी हत्या कर दी जाती। जीतन राम मांझी ने कहा है कि अगर हमको एक डंडा लगता तो फिर हम जिंदा बचते क्या। जिस तरीके से लाठीचार्ज किया जा रहा था वह नियमों के अनुकूल तो नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा जीतन राम मांझी ने अलग सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि मुझे तो ये लगता है कि पुलिस के बदले वहां सादे लिबास में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सरकार की तरफ से खड़े करवाए गए थे, जहां उन लोगों ने ज्यादा हमला किया है। भाजपा कार्यकर्ता जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे तो फिर लाठीचार्ज की बात ही कहां से आती है। उनको रोकने के लिए वाटर कैनन या फिर आंसू गैस का उपयोग कर सकते थे। यह लाठीचार्ज बदला की भावना है, जहां इसके अलावा इसका मकसद कुछ और भी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार विधानसभा घेराव और हंगामे में भाजपा के कई वरिष्ठ नेताओं पर मामला दर्ज कराया गया है, जहां इनमें बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, विधायक संजय सरावगी, सांसद सुशील कुमार मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल के साथ साथ 1000 अज्ञात लोगों पर मामला दर्ज किया गया है। वहीं इस मामले में 59 नामजद अभियुक्त बनाए गए हैं, जहां इन पर आईपीसी की धारा में मामला दर्ज किया गया है। हंगामा करने, सरकारी काम में बाधा डालने, पुलिसकर्मियों पर हमला करने, मिर्च का पाउडर डालने, सड़क जाम करने, पथराव करने के साथ साथ बिना अनुमति के मार्च निकालने सहित कई गंभीर आईपीसी की धारा में मामला दर्ज किया गया है। यह मामला कोतवाली थाने में मजिस्ट्रेट के बयान पर दर्ज किया गया है। दोस्तों बात करेंगे कि भाजपा नेता विजय सिंह की जान जाने के मामले में तुल पकड़ लिया है। जब बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के चौथे दिन भी हंगामेदार रहा, जब मार्शल ने भाजपा नेताओं को उठा करके सदन से बाहर निकाल दिया। बिहार विधानसभा में भाजपा नेताओं के हंगामे करने पर मार्शल ने भाजपा विधायक संजय सिंह को टांग करके सदन से बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं कल की घटना की निंदा कर रहा था, जब कल राज्य सरकार के लिए किए गए अत्याचार के बारे में बोल रहा था। अचानक अध्यक्ष ने मार्शल से मुझे ले जाने के लिए कहा गया और उन्होंने मुझे विधानसभा भवन से बाहर निकाल दिया। मुझे चोट लगी है। संजय सिंह ने कहा कि ये सरकार हमें ना तो विधानसभा भवन में और न ही सड़कों पर बोलने दे रही है। उन्होंने बिहार में आपातकाल लागू कर दिया है। आपको बता दें कि भाजपा नेता विजय सिंह की जान जाने के मामले में पटना पुलिस ने सफाई दी है, जहां बिहार पुलिस ने दावा किया है कि भाजपा पदाधिकारी विजय कुमार सिंह लाठीचार्ज में नहीं मारे गए, बल्कि जब पुलिस कार्रवाई कर रही थी तो फिर पटना में विरोधास्थल पर मौजूद वो नहीं थे। जहां पुलिस के दावे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रतिक्रिया दी है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि विजय कुमार सिंह विरोध स्थल यानी कि डाक बंगला चौराहे पर मौजूद थे और पुलिस की बर्बरता के कारण उनकी जान गई है। भाजपा नेता की जान जाने पर भाजपा ने मार्च निकाला। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मानसून की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ गई है। आज शनिवार को भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है, जब पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में कहीं कहीं पर मूसलाधार बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, छपरा, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा में भी बूंदाबूंदी हो सकती है। मौसम विभाग ने उत्तर बिहार और कोसी सीमांचल के क्षेत्र में गरज तड़क के साथ येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ 1-2 जगह पर ठनका गिरने की आशंका जताई गई है। आपको बता दें कि आज किशनगंज और अररिया जिले में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। बीते दिनों के भीतर किशनगंज और पश्चिमी चंपारण जिले में सबसे ज्यादा बारिश हुई है। जब मौसम विभाग द्वारा गुरुवार दोपहर को जारी आंकड़े के मुताबिक बीते 24 घंटे के भीतर किशनगंज के गलिया में 120 मिलीमीटर पानी गिरा है। इसके बाद सुपौल के बीरपुर में 116 मिलीमीटर, पश्चिमी चंपारण के रामनगर में 108 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
दोस्तों बात करते हैं कि पटना में विधानसभा मार्च के दौरान लाठीचार्ज और एक कार्यकर्ता की जान जाने के बाद भाजपा शुक्रवार को काला दिवस मनाया। इस दौरान विधानमंडल की दोनों सदनों में हंगामा भी किया गया तथा सरकार से पूछा है कि लाठी क्यों चलाई गई। जब बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा है कि साजिश के तहत भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर लाठियां बरसाई गई है। उन्होंने एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या करवाने का आरोप लगाते हुए कहा है कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरकार विपक्षी नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं के साथ दहशतगर्दी अपराधी की तरह व्यवहार कर रही है। उन्होंने सवाल उठाया है कि किस स्तर पर लाठियां चलाई गई। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि बदले की कार्रवाई के तहत लाठियां चलवाई गई है। तेजस्वी यादव ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पिटवाने का काम किया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि खुद उनके मंत्री ने फेसबुक पोस्ट पर यह बात लिखी है, उन्होंने बदला लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के लिए आवेदन शुरू हो गया है। आप ऑनलाइन के द्वारा 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। खबर के अनुसार IA, ISC, ICOM, स्नातक, MSc, MCOM या फिर अन्य समकक्ष कोर्स करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ दिया जाएगा। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो फिर आप आवेदन की प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करें। आवेदक पिछड़ा वर्ग या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग से होना चाहिए। जब आवेदन किए माता पिता अभिभावक की वार्षिक आय 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। आवेदक राज्य के अंदर अवस्थित सरकारी संस्थानों, मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्थानों में पढ़ते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आखिर इसमें आवेदन कैसे करें, तो आपको बता दूं कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आप PMS पोर्टल www.pmsonline.bih.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन के द्वारा आवेदन करें। जहाँ आवेदन की अंतिम तिथि 15 जुलाई तक निर्धारित की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में रहने वाले लोग घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा वोटर कार्ड बनवा सकते हैं। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्वाचन आयोग ने ऑनलाइन वोटर कार्ड बनवाने के लिए एक वेबसाइट पोर्टल बनवाया है, जिस पोर्टल पर जाकर के आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। खबर के अनुसार वोटर कार्ड बनवाने के लिए आपकी उम्र 18 साल या फिर उससे ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप वोटर कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, बर्थ सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट आदि होनी चाहिए। बिहार में घर बैठे ऑनलाइन के द्वारा वोटर ID कार्ड बनवाने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना होगा और ये वेबसाइट है www.nbsp.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आप यहां पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में खेती के लिए बिजली कनेक्शन आप कैसे ले सकते हैं। ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बहुत सारे लोग KDB लैब को मैसेज करके फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि खेतों में बिजली कनेक्शन कैसे लिया जाएगा, इसके लिए क्या प्रोसेस है। तो हम आपको भी इसमें बताएंगे इस वीडियो में। तो बात करते हैं कि बिहार में किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शन दिया जाता है, इसलिए किसान ऑफलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के 7 दिन के अंदर किसानों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध करा दिया जाता है खेतों में। आपको बता दें कि खेती के लिए जो बिजली का कनेक्शन मिलता है उनका बिजली शुल्क काफ़ी कम होता है, जिससे किसानों को खेती करने में आसानी होती है। साथ ही साथ खेती की सिंचाई के लिए उन्हें ज़्यादा पैसे खर्च करने नहीं पड़ते हैं। खबर के अनुसार बिहार में एग्रीकल्चर कनेक्शन लेने के लिए पहले NBPDCL और SBPDCL दोनों कंपनियों के द्वारा ऑनलाइन सुविधा दी जाती थी, लेकिन इन दिनों कंपनियों की आधिकारिक वेबसाइट एग्रीकल्चर का ऑप्शन हटा दिया गया है। कृषि बिजली कनेक्शन लेने के लिए नज़दीक के बिजली ऑफिस आपको जाना होगा, जहां आपको वहां पर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन का रसीद लेकर के जाना होगा। बिजली ऑफिस में जाकर के काउंटर पर एक फॉर्म भरना होगा और उसे जमा करना होगा। फॉर्म के साथ आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और जमीन का रसीद कागजात की फोटो कॉपी देनी होगी। आवेदन करने के 7 दिन के अंदर आपको कृषि बिजली कनेक्शन दे दिया जाएगा। इससे आप खेतों की सिंचाई कर सकेंगे। दोस्तों बात करेंगे कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने लाठीचार्ज के दौरान भाजपा के एक कार्यकर्ता की मौत की जांच CBI से कराने की मांग करते हुए शुक्रवार को कहा कि नीतीश कुमार से बिहार नहीं संभल रहा है, इस कारण यहां राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। जब पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जीतन राम मांझी ने कहा कि लाठी में तेल पिलाने वालों की संस्कृति के साथ जाने के बाद नीतीश कुमार की संस्कृति बदल गई है। उन्होंने अपनी संस्कृति गिरवी रख दी है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का विश्वास प्रजातंत्र पर नहीं, लाठी तंत्र पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र को बिहार के मामले में हस्तक्षेप करके राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आज सही अर्थों में तेजस्वी यादव CM बने हुए हैं और पहले ही उन्होंने भाजपा से बदला लेने की बात कही थी। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि घटना बदले की कार्रवाई है। लाठीचार्ज में मारे गए भाजपा के कार्यकर्ता विजय कुमार सिंह के परिवार वालों को सरकार 1 करोड़ रुपये मुआवजा दे। उन्होंने एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि विजय सिंह की जान जाने पर प्रशासन लीपापोती कर रहा है, इस कारण इस घटना की जांच CBI से करानी चाहिए। दोस्तों बात करते हैं कि नेपाल में पिछले 48 घंटे से हो रही लगातार बारिश के कारण उत्तर बिहार की नदियों में उफान है।
जहाँ इसके कारण 4 बड़ी नदियां महानंदा, बागमती, भुतही, बलान और ललबकिया में लाल निशान के पार हो गई है, जबकि अन्य सभी नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। कोसी नदी के जलस्तर में सबसे तेज बढ़ोतरी हो रही है। यह कोसी के वीरपुर बाराज पर 2 घंटे में 65,000 क्यूसेक पानी बढ़ गया है। उधर गंगा, बूढ़ी गंडक, कमला बलान के जलस्तर में भी वृद्धि हो रही थी। जल संसाधन विभाग के अनुसार नेपाल के साथ साथ उत्तर बिहार के कई जलग्रहण क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हुई है। बागमती नदी सीतामढ़ी में, जबकि भूतही, बलान, मधुबनी में खतरे के निशान को पार कर गई है। महानंदा, किशनगंज और पूर्णिया दोनों जिलों में लाल निशान के ऊपर बह रही है। ललबकिया पूर्वी चंपारण में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। कोसी नदी वीरपुर बराज में 1.67 क्यूसेक के ऊपर पानी पहुंच गया है। ये नदी का इस साल का रिकॉर्ड है। साथ ही वराई क्षेत्र में भी इस साल का रिकॉर्ड बनाते हुए नदी का डिस्चार्ज 1.7 क्यूसेक पर पहुंच गया है। दोनों स्थानों पर इसके जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कोसी और सीमांचल की नदियां उफान पर है। गुरुवार को कोसी नदी का जलस्तर इस साल के अधिकतम जलस्तर 1,76,465 क्यूसेक पर पहुंच गया है। वहीं अररिया के जोकीहाट प्रखंड से होकर के बहने वाली बकरा नदी में आई उफान ने गुरुवार शाम अररिया किशनगंज NH 327E पर बलुआ धार में बना डायवर्सन को ध्वस्त कर दिया। वहीं पर किशनगंज के देगल बैंक प्रखंड से होकर के बहने वाली कनकई और फिर बूढ़ी गंडक नदी का भी जलस्तर बढ़ गया है। इस कारण तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार प्रयास कर रहे हैं। बिहार के शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए कई आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। साथ ही अधिकारियों एवं शिक्षकों पर भी नकेल कसने के लिए कई आदेश जारी कर दिए हैं। एक और जहां मुख्य सचिव के पाठक के द्वारा अधिकारियों को जिले के विद्यालयों का निरीक्षण करने का निर्देश दिया है, वहीं खुद भी के पाठक क्षेत्र में निरीक्षण करने के लिए जुटे हुए हैं। जब गुरुवार को उन्होंने जहानाबाद जिले में स्थित आदर्श ऊंटा मध्य विद्यालय में गौतम बुद्ध उच्च विद्यालय का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय के कक्षाओं का घूम कर निरीक्षण करते हुए मौजूद शिक्षकों से भी बात की। या वही मौके पर मौजूद बच्चों से भी रूबरू हुए, या साथ ही जिले के DM के साथ चर्चा करते हुए कई जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि इस दौरान अपर मुख्य सचिव के आगमन को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारियों एवं शिक्षकों में हरकंप मच गया। दोस्तों, बात करते हैं कि खाने पीने की वस्तुओं की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते जून में खुदरा महंगाई दर में 4 महीने की गिरावट के बाद फिर से उछाल देखने को मिला है। इस आंकड़े के सामने आने के बाद केंद्र सरकार सचेत हो गई है। जहां हाल के दिनों में चावल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद केंद्र सरकार चावल के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने पर विचार कर रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार सभी प्रकार के नॉन बासमती चावल के निर्यात पर रोक लगाने की योजना पर विचार कर रही है। सरकार यदि गैर बासमती चावल की एक्सपोर्ट पर रोक लगाती है तो फिर कुल 80% चावल का एक्सपोर्ट इससे प्रभावित होगा। जब सरकार के इस फैसले के चलते घरेलू बाजार में तो कीमतों में बढ़ोतरी पर अंकुश लग जाएगी, लेकिन दुनिया भर में चावल की कीमतों में तेजी से उछाल देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में पिछले 2 हफ्तों में चावल की कीमतों में 20% तक का उछाल देखने को मिला है। दरअसल चावल का जिन राज्यों में उत्पादन होता है वहाँ असामान्य बारिश देखने को मिल रहा है। जहाँ कहीं बारिश कम तो फिर कहीं ज्यादा हो रही है। ऐसे में धान की फसल के प्रभावित होने की आशंका है। जहाँ ऐसे में भविष्य में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। ये चुनावी वर्ष है, इसीलिए सरकार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती है। दोस्तों, बात करते हैं कि बाजार में टमाटर महंगा हो गया है। कई जगहों पर टमाटर के दाम 4 से 5 गुना तक बढ़ गए हैं। जब से टमाटर के दाम बढ़े हैं तब से ही कई आपराधिक घटनाएं भी टमाटर से जुड़ गई है। या किसी के खेत से लाखों का टमाटर चोरी हो गया तो फिर कहीं कोई किसी को मारपीट करके टमाटर छीन ले लिया गया है। अब आंध्र प्रदेश में टमाटर के एक किसान की जान ले ली गई है। जब सूत्रों के मुताबिक टमाटर महंगा होने पर इस किसान ने कुछ दिनों पहले ही 1.5 सारा टमाटर बेचा था और लगभग 30 लाख रुपए कमाए थे। आशंका जताई जा रही है कि इन पैसों के चक्कर में ही किसान की जान गई है। आंध्र प्रदेश के अन्नमय्या जिले के टमाटर किसान नरेम राज शेखर रेड्डी की बुधवार को जान ले ली गई। जब पुलिस को आशंका है कि उनकी जान इसलिए ली गई क्योंकि वे टमाटर बेच करके पैसे जमा किए थे और पैसे छिनतई की वजह से उनकी जान गई है। दोस्तों, बात करते हैं कि पटना में बीजेपी नेताओं के ऊपर हुए पुलिसिया लाठीचार्ज की घटना में एक भाजपा नेता की जान चली गई। खुद बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने जहानाबाद के महामंत्री विजय कुमार सिंह की जान जाने की पुष्टि की है। बीजेपी नेता की जान जाने पर भाजपा नेता और फिर बिहार के पूर्व डिप्टी CM तारकेश्वर प्रसाद ने कहा कि महागठबंधन की सरकार ने पूर्व नियोजित तरीके से पानी, आंसू गैस और फिर लाठीचार्ज के द्वारा भाजपा मोर्चे के साथ आई बिहार की जनता को पीटना शुरू कर दिया। हमारे कई नेता एवं कार्यकर्ता घायल है। एक लाठी का जवाब बिहार की जनता जरूर देगी, बदलाव तय है। आपको बता
बता दें कि लाठीचार्ज के दौरान भाजपा के महामंत्री विजय कुमार सिंह के सिर में चोट लगी थी, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आनंद फानन में उन्हें बैंक रोड में स्थित तारा नर्सिंग होम में ले जाया गया था, लेकिन उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टरों ने उन्हें पीएमसीएच भेज दिया, जहां उनकी जान चली गई। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर हमेशा सवाल उठता रहता है। ये पहली बार नहीं है जब शिक्षा व्यवस्था को लेकर के बिहार सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं, बल्कि परीक्षाओं में चीटिंग, तो कभी एग्जाम पेपर लीक होने को लेकर के, कभी भोजपुरी गाने सुनते हुए कक्षा में चीटिंग करके परीक्षा देने वाले बच्चों का वीडियो वायरल हो चुका है। एक बार फिर से प्रदेश की यानी कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा हो चुका है। दरअसल बिहार के सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताब में एक बड़ी गलती देखने को मिली है। ये गलती राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के सामने आई है, जहां राज्य में यानी कि बिहार में सरकारी स्कूल में पढ़ाई जाने वाली किताब में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को उल्टा छाप दिया गया है। आपको बता दें कि नारंगी रंग की जगह पहले हरा रंग है, जब फिर सफेद और आखिर में नारंगी रंग है। बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिशिंग कॉरपोरेशन यानी कि BSTBPC ने 7वीं कक्षा की किताब में ये गलती देखी गई है। जानकारी के अनुसार कक्षा 7वीं की संस्कृति की किताब में 4थे चैप्टर स्वतंत्रता दिवस में पृष्ठ संख्या 26 पर इस गलती को नोटिस किया गया है। किताब में तिरंगा को गलत दिखाने को लेकर के नया मामला सामने आया है, जिसमें ध्वज के शीर्ष पर यानी कि झंडा के ऊंचे में सबसे ऊंचे पर हरा रंग, नीचे केसरिया रंग छाप दिया गया है। हालांकि वेबसाइट पर जाकर के सर्च किया गया तो फिर वहाँ झंडा सही था, लेकिन पब्लिशन कंपनी द्वारा किताबों पर गलत तिरंगा छाप दिया गया है। अब ये देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा विभाग पब्लिकेशन कंपनी पर क्या कुछ कार्रवाई करती है या फिर नहीं, या फिर इसे बस गलती बता करके छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने बयान जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी को आज ये एहसास हो गया है कि बिहार के लोगों का भरोसा वे खो चुकी है, जब उसकी नौटंकी को बिहार की जनता समझ चुकी है। यही वजह है कि भाजपा द्वारा घोषित विधानसभा मार्च को आम लोगों ने कोई नोटिस नहीं लिया। काफ़ी प्रचार प्रसार और सभी प्रकार के साधन मुहैया कराने के बावजूद भी पूरे राज्य से मात्र कुछ 100 कार्यकर्ता ही विधानसभा मार्च में शामिल हुए थे। जब विधानसभा मार्च के फ्लॉप होने से हतोत्साहित भाजपा नेताओं द्वारा कार्यक्रम को मीडिया के कवरेज पाने के लिए पुलिस बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में घुसने का न केवल गैर कानूनी प्रयास किया गया, बल्कि पुलिस पर मिर्च पाउडर, रोड़े और कंकड़ फेंके जाने लगे। फोटो खिंचवाने और फिर मीडिया में आने के लिए भाजपा नेताओं के बीच जबरदस्त आपाधापी मची हुई थी और वे तरह तरह के नाटक कर रहे थे। जब राजद के प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने आगे कहा है कि भाजपा लगभग 15 सालों तक बिहार सरकार में शामिल रही है, जहाँ उसके सरकार में रहते हुए भी पटना के डाक बंगला चौराहे से आगे के क्षेत्र को धरना प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब किसी भी प्रदर्शन को उससे आगे नहीं जाने दिया गया था। बेरोजगारी को लेकर के बिहार सरकार पर सवाल उठाने से पहले उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के विधानसभा मार्च के कार्यक्रम में पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज की राजनीतिक दलों ने निंदा की है। लोजपा रामविलास के प्रमुख और जमुई के सांसद चिराग पासवान ने पुलिस लाठीचार्ज की निंदा करते हुए इसे तानाशाही रवैया बताया है। उन्होंने कहा है कि पहले छात्र, फिर शिक्षक, अभ्यर्थी और कल किसान सलाहकारों के बाद आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज करना नीतीश कुमार के तानाशाही रवैये को दर्शाता है। उन्होंने नीतीश कुमार को संबोधित करते हुए कहा कि ये दुखद और फिर बेहद शर्मनाक है कि जो अपने अधिकार की मांग कर रहे हो उन पर आप लाठियां चलाते हैं, विधायकों को सदन से बाहर फेंकवाते हैं। उन्होंने कहा है कि क्या आपके पास हर समस्या का समाधान सिर्फ लाठी है? ये जब महाजंगल राज नहीं तो और क्या है? इस बीच राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख और फिर पूर्व मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट करके कहा कि विधानसभा घेराव कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं पर बिहार पुलिस के जवानों ने जिस तरीके से लाठीचार्ज किया है, यह सरकार की दमनकारी नीतियों को प्रदर्शित कर रहा है। उन्होंने कहा है कि भाजपा के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं ने तेजस्वी यादव के ऊपर चार्ज सीट, नई शिक्षक नियमावली और फिर 10 लाख रोजगार देने के वादे से मुकरने आदि के मुद्दे पर विधानसभा मार्च निकाला था। इसमें क्या बुराई था? क्या सरकार के खिलाफ विपक्ष अपना विरोध नहीं जता सकती? दोस्तों, बात करते हैं कि राजधानी पटना में नीतीश सरकार के खिलाफ एक तरफ बीजेपी विधानसभा का घेराव कर रही है तो दूसरी तरफ आरजेडी ने केंद्र सरकार की नीतियों के खिलाफ पार्टी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगा करके पीएम मोदी पर निशाना साधा है। पोस्टर में कई नेताओं की तस्वीर है, लेकिन केंद्र में मोदी है। ये पोस्टर आरजेडी व्यावसायिक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव प्रेम कुमार यादव ने लगाया है। जहाँ आरजेडी कार्यालय के बाहर राजद के कार्यकर्ताओं ने इस पोस्टर को लगाया है, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि नोटबंदी के बाद भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ टूट गई है और मोदी सरकार सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के कारण आम जनता को परेशान कर रही है। लगातार महंगाई बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। मोदी सरकार ने जो जुमलेबाजी युवाओं से किया था, रोजगार देने का जो वादा किया था, वो भी फेल नजर आ रही है।
दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। एक दूसरे पर तंज कसने की कड़ी में पूर्व सीएम राबड़ी देवी भी सामने आई है। दरअसल विधान परिषद की कार्रवाई में हिस्सा लेने पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से जब पूछा गया है कि आज बीजेपी टीचर की मामले पर विधानसभा मार्च कर रही है, तो फिर इस पर राबड़ी देवी ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी नौटंकी पार्टी है, नौटंकी कर रही है। बीजेपी द्वारा टीचर के मसले को लेकर के गुरुवार को राजधानी के ऐतिहासिक गांधी मैदान से विधानसभा तक के लिए पैदल मार्च का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम भी किए गए। जब विधानसभा का घेराव करने पहुंचे बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर के लाठीचार्ज किया। बीजेपी ने तेजस्वी यादव के ऊपर चार्जशीट, नई शिक्षक नियमावली और फिर 10 लाख रोजगार देने के बाद पीछे हटने पर आज विधानसभा मार्च निकाला था। आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले भी राबड़ी देवी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा था कि देश को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, मोदी सरकार हर चीज़ को बेचने में लगी हुई है, जो लोग खिलाफ में बोलते हैं उसको परेशान किया जाता है। हम लोगों के साथ भी यही हो रहा है, जहाँ हम लोगों को जानबूझ करके परेशान किया जा रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में सीएसपी संचालक लुटेरों के निशाने पर है। जहाँ समस्तीपुर से सिवान तक इन लुटेरों ने पिछले 24 घंटे में 3 बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है। ताज़ा मामला सिवान का है, जहां सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 1,13,000 रुपये लूट लिए हैं। जब वहीं समस्तीपुर के सरायरंजन थाना क्षेत्र में एसबीआई ग्राहक सेवा केंद्र के कर्मी से हथियारबंद अपराधियों ने 2 लाख रुपये और लैपटॉप लूट लिए। जब पुलिस इन सभी मामलों की जाँच में जुटी हुई है, अब तक किसी मामले में किसी की गिरफ्तारी की सूचना नहीं है। जब पिछले दिनों हुई सीएसपी लूट मामले में भी बिहार पुलिस अब तक कोई भी खुलासा नहीं कर पाया है। ऐसे में राज्य के यानी कि बिहार के सीएसपी संचालक डरे हुए हैं और पुलिस प्रशासन से सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सिवान से मिल रही जानकारी के मुताबिक बीती देर रात महाराजगंज थाना क्षेत्र के भगोचा गाँव के पास 2 बाइक पर 4 की संख्या में अपराधी पहले से घात लगाए बैठे थे, जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। दोस्तों बात करते हैं कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट की तरफ से वारंट जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। पटना हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के खिलाफ कोर्ट में सशरीर उपस्थित रहने के लिए जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है, लेकिन पाठक कोर्ट में खुद नहीं आए, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ना तय माना जा रहा है। दरअसल पटना हाईकोर्ट में जस्टिस पीसी बजंती की खंडपीठ ने एक अवमानना के मामले में के पाठक को कोर्ट ने 13 जुलाई 2023 को सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था, लेकिन पाठक किसी कारणवश उपस्थित नहीं होकर के अपने वकील के जरिए हाजिर हुए, जिसके बाद अब उनके खिलाफ वारंट जारी करने का आदेश जारी कर दिया गया है। जब पटना हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश की अवमानना करार देते हुए उनकी हाजिरी को सुनिश्चित करने के लिए जमानती वारंट जारी कर दिया गया है। दोस्तों बात करते हैं कि कल सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई। कल हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 17 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। इन प्रस्तावों में मीठापुर मोहाली एलिवेटेड सड़क के लिए 500 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत करने के अलावा बिहार सरकार की पुरानी पेंशन व्यवस्था में जीवन काट रहे पेंशन भोगियों की महंगाई भत्ते में इजाफा के प्रस्ताव को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जब पंचम वित्त आयोग से प्राप्त कर रहे पेंशन भोगियों को अब 412% डी यानी कि महंगाई भत्ता मिलेगा। जी हाँ, इनके महंगाई भत्ते में 16% की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा छठे वित्त आयोग से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को 221% महंगाई भत्ता कर दी गई है। मौजूदा समय में इनकी महंगाई भत्ता 212% है। इसके अलावा जल संसाधन विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर प्रेम प्रकाश को बर्खास्त करने के आदेश भी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। वहीं कृषि विभाग के कृषि निदेशक रविशंकर प्रसाद सिंह की बर्खास्तगी की मंजूरी भी कैबिनेट ने दे दी है। दोस्तों बात करते हैं कि एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके तथाकथित प्रेमी कमांडेंट मनीष दुबे आए दिन मुश्किलों में घिरते हुए जा रहे हैं। यह दोनों को लेकर के रोज कोई ना कोई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य भी सामने आकर के मीडिया में नई नई बातें बता रहे हैं। कुछ ऐसी बातें भी बता रहे हैं जिसे लेकर के कई लोग अनजान हैं। दरअसल आलोक मौर्य ने एक बड़ी बात बताई है कि वे शादी से पहले से एसडीएम ज्योति मौर्य से प्यार करते थे। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने एक निजी चैनल टाइम्स नव भारत के साक्षात्कार में बताया है कि वे ज्योति मौर्य से शादी से पहले से ही जानते थे और प्यार करते थे। उन्होंने बताया है कि ज्योति मौर्य के पिता उसके रिश्तेदार लगते हैं। 2008 में ही उनकी पहचान ज्योति मौर्य से हुई थी और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। 2010 में दोनों की शादी लव कम अरेंज मैरिज की हुई थी और फिर ये शादी काफी धूमधाम से हुई थी। परिवार को बसाने के लिए आलोक मौर्य माफी मांगने के लिए भी तैयार हैं। उन्होंने कहा है कि अगर माफी मांगने से उनका परिवार बस जाता है तो फिर वो माफी मांगने के लिए तैयार है। उन्होंने इस दौरान कमांडेंट मनीष दुबे को जमकर के कोसा है। उन्होंने कहा है कि 2020
2020 में मनीष दुबे ने एसडीएम ज्योति मौर्य की लाइफ में एंट्री ली और उनका घर बिगड़ गया। 2022 आते आते मनीष दुबे ने हमारे रिश्ते में जहर बो दिया। इसके बाद से ही हम पति पत्नी के रिश्ते खराब हो गए। आलोक मौर्य ने कहा है कि ज्योति मौर्य शादी के बाद आगे पढ़ना चाहती थी। उन्होंने मेरे सामने ये इच्छा रखी और फिर मैंने फौरन हाँ कर दिया। इसके बाद प्रधान जी से कर्ज लेकर के और साथ ही पिताजी ने भी कुछ पैसे दिए। इसके बाद हमने ज्योति का नाम प्रयागराज कोचिंग में लिखवा दिया। पुराने दिनों को याद करते हुए आलोक मौर्य ने कहा है कि मैं ज्योति मौर्य को कोचिंग छोड़ने जाया करता था, जहां हम दोनों साथ में खाना भी पकाया करते थे। बहुत सारी अच्छी यादें हमारी शादी से जुड़े हुए हैं। हम अंतिम सांस तक अपने परिवार को बचाने के लिए लड़ेंगे। मनीष दुबे को सजा दिलाने तक तो छोड़ेंगे नहीं। दोस्तों बात करते हैं कि बरसात का मौसम चल रहा है। इस मौसम में बारिश के साथ साथ आकाश से बिजली भी गिरती है। कई बार आपको लोगों ने बिजली गिरने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल करने के लिए टोका होगा, जिसके बाद आपने बिजली गिरने के समय मोबाइल का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होगा। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर बिजली गिरने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल न करने की सलाह क्यों दी जाती है? ये सवाल है। अगर आप इस सवाल का जवाब नहीं जानते तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ हम आपको भी इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आपको बता दें कि बारिश के दिनों में आकाश से बिजली अक्सर जानलेवा साबित होती है। जब खेतों में काम करने वाले, पैरों के नीचे शरण लेने वाले, तालाब में नहाने वाले और फिर मोबाइल फ़ोन सुनने वाले लोगों को बिजली गिरने का खतरा अधिक होता है। ऐसे में सलाह दी जाती है कि बिजली गिरने के दौरान मोबाइल का इस्तेमाल ना करें। जब वैज्ञानिकों के मुताबिक मोबाइल से पराबैंगनी किरणें निकलती है जो बिजली को अपनी ओर खींचती है। हाल ही में प्रकाशित एक मेडिकल जर्नल के अनुसार बिजली गिरते समय मोबाइल का इस्तेमाल करने के कारण दिल का दौरा पड़ने से 15 लड़कियों की जान चली गई थी। ऐसे में बिजली कटौती के दौरान बिजली बंद करके देना चाहिए। ऐसा ना करने पर कई बार मोबाइल फटने का खतरा रहता है। आकाशीय बिजली भी सभी प्रकार के विद्युत उपकरण, टीवी, रेफ्रिजरेटर, कंप्यूटर, लैपटॉप की ओर से आकर्षित होती है। इसलिए जब भी ऐसा मौसम होता है तो फिर ऐसे उपकरणों को बंद कर देना चाहिए। वहीं बिजली के खंभे आसमानी बिजली के लिए कंडक्टर का काम करते हैं, इसलिए मौसम खराब होने पर बिजली के खंभों से दूर रहना चाहिए। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।